नवाज़ शरीफ साहब जो हैं बज़ाहिर एक तासुर जो है तक़वियत पकड़ता जा रहा है कि उनकी जप्फी इस वक्त बहुत पक्की है और एक ऐसा फ़िक्स मैच है जिसमें हर चीज़ उनकी मर्ज़ी के मुताबिक और जो उनको सूट करती है उनके मिजाज के मुताबिक हर चीज़ रास्ता खोलते जा रही है। पहले हिफाजती ज़मानत लगता था कि ऐसी कोई नज़ीर नहीं है, मुश्किल पेश आ सकती है, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। नैब वालों ने पहले कहा हम तो यहाँ मौजूद हैं, हमने आर्गूमेंट भी सुन लिया। और आज भी जब अल अज़ीज़िया वाला मामला आया तो पहले पंजाब हुकूमत ने उनका सेंटेंस जो था उसको मुअत्तल कर दिया। बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। हमारे वो सुहेल रशीद हैं, उन्होंने चंद रोज़ पहले ही खबर दी थी कि एज़ पार्ट ऑफ द डील ये सेंटेंस पंजाब हुकूमत सस्पेंड कर देगी। वही काम आज उन्होंने किया, उन्होंने सेंटेंस ही मुअत्तल कर दिया। अदालत के सामने गए कि हमारी अपीलें बहाल की जाएँ, तो नैब वालों ने फिर दोबारा कहा कि हम तो पहले से ही मौजूद हैं। नैब वाले ऐसे कमाल के, ऐसे एफिशिएंट हो गए। बाज़ केसेस के अंदर ये जब नून वाले ही अंदर थे पीटीआई के दौरे हुकूमत में, तो केसों को इल्तवा गैर ज़रूरी तौर पर देने के लिए कई पेशियों पर नैब का बंदा ही मिलता ही नहीं था। तो लेकिन दोनों दफ़ा नवाज़ शरीफ की इस पेशी के ऊपर, पहली दफ़ा भी हिफाजती ज़मानत के मौके पर और आज अपीलों की बहाली के मौके पर, नैब वालों ने कहा हम तो पहले से ही मौजूद हैं और हमने आर्गूमेंट भी सुन लिया, आपको तो नोटिस करने की ज़रूरत नहीं। खुद जज हैरान परेशान हो गए। उन्होंने कहा ये वही नैब है जिसका मैं केस पहले 5 साल सुना था या कोई और नैब है? लेकिन उन्होंने कहा चेयरमैन से पूछ के आ जाए, वैसे ही कह दें कि रेफरेंस ही गलत फाइल किया था तो आपकी भी जान छूटे, हमारी भी जान छूटे। चाहिए वैसे नैब को असूली तौर पर वही जितना प्रोटोकॉल वो दे रहे हैं, तो अब कह दें कि हम माफ़ी चाहते हैं नवाज़ शरीफ से, हमने रेफरेंस ही गलत फाइल किया था। नवाज़ शरीफ की जो सज़ा का अमल था वो शफाफियत से मुकम्मल तौर पर आ रही था। अगर ये कहें कि उसको बिल्कुल जायज़ सज़ा मिली थी तो ये काफ़ी झूठी बात होगी। नवाज़ शरीफ के ऊपर जब ये पनामा पेपर्स की लीक्स हुई हैं तो उसके अंदर उनके बच्चों के नाम पे कुछ असासे निकल आए, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स निकल आए, उनकी मलकियत का तनाज़ा शुरू हुआ। तो आम तौर पर जो एक बेसिक प्रिंसिपल होता है कि अगर आपके वालिद पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं तो बच्चों की जायदाद का जवाब फिर वालिद से पूछा जाता है, तो वही प्रिंसिपल नवाज़ शरीफ के ऊपर भी लागू हुआ। फिर उन्होंने, नवाज़ शरीफ ने एक यहाँ पर गलती की, बहुत बड़ी, मैं कहूँगा कि सियासी गलती भी थी और कानूनी एतबार से भी कहूँगा कि अगर आपने जंग लड़नी हो तो ये रास्ता गलत था। एक था उसमें कतरी ख़त का सहारा और दूसरा उनके वालिद ने एक फैक्ट्री किसी ज़माने में लगाई थी गल्फ़ स्टील मिल्स के नाम से, उसके लिए बीसीसीआई से ज़्यादातर कर्जा बीसीसीआई से और कुछ छोटे बैंकों और से भी, और मशरिक बैंक से और कुछ दीगर से भी कर्जे लिए थे। वो चली नहीं, मिल बंद होगी। तो ये दोनों कहानियाँ उन्होंने साथ जोड़ दी कि इन पैसों से वो कतरी शहजादे को याद आया है, उसने हुसैन को पैसे देने हैं, एवन फील्ड अपार्टमेंट भी ख़रीदे, फिर उसी फैक्ट्री की जो पुरानी मशीनरी पड़ी हुई थी उसी से हिल मेटल स्टील भी बन गई। ये कहानी ना सुनाते तो ज़्यादा बेहतर था। वो सिंपली बता सकते थे कि 90 की दहाई के अवाइल में उनके वालिद ने ये जायदाद खरीदी, वहाँ से उनकी औलाद को या उनके जो ग्रैंड सन्स हैं उनके नाम पर ट्रांसफ़र होगी। पूछना है तो जाके, वालिद उनके दुनिया में नहीं है, जाके उनसे पूछ लें, ये बेहतर रास्ता होता। लेकिन जो वो कतरी ख़त वाला कहानी थी वो नामुनासिब थी, उसने उनके लिए मसाइल पैदा किए। उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी और उस वक्त की जो अदलिया थी और प्लस पीटीआई से इमरान खान, इनके दरमियान में एक अनरिटन एक ग्रैंड अलायंस मौजूद था, अनहोली अलायंस। और उसका पर्पज़ उस वक्त ये था कि चोर और डाकू साबित करना है, अदर दैन एनीवन जो इमरान खान और पीटीआई से बाहर हो, उसको सारों को आपने चोर और डाकू साबित करना है। उसका एंड रिज़ल्ट यही निकलना था जो नवाज़ शरीफ के केस में निकला। अकाउंट रिसीवेबल एक उन्होंने वीज़ा लेने के लिए, इकामा लेने के लिए दुबई का बनवाया होगा अपने साहबजादे से। और आम तौर पर इकामा लेने के लिए आपको वर्क परमिट चाहिए होता है और उसमें 10,000 दिरहम तनख्वाह लिखी हुई थी जो उन्होंने वसूल नहीं की हुई थी। उसकी बुनियाद के ऊपर उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट, जिसमें साकिब निसार साहब का कलीदी किरदार था, उन्होंने कहा कि 10,000 दिरहम अकाउंट रिसीवेबल जो है ये इनका असासा है, इन्होंने बताया नहीं है, तो ये सादिक और अमीन नहीं रहे, इसलिए डिसक्वालीफाइड, लाइफ टाइम डिसक्वालिफिकेशन। ये बाद में सुप्रीम कोर्ट में बंदयाल साहब ने फैसला भी जारी कर दिया। उस बेंच की सरबराही साकिब निसार साहब कर रहे थे। अब ये सूरत हाल है हमारे सामने। अब वो कन्विक्ट हुए हुए हैं अल अज़ीज़िया के केस में और उसके ऊपर क्या बनना है मालूम नहीं है, क्योंकि कोई मनी ट्रेल नाम की चीज़ नवाज़ शरीफ के पास मौजूद नहीं है, लेकिन रास्ता उनका खुलेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर सूरत हाल देखनी हो तो बहुत से उनके लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उसके बाद उनको मेरे ख्याल में नदामत ऐसी होती है कि वो किसी के सामने आने की पोजीशन में नहीं रहते। एक के बाद एक वो अचानक बताते हैं कि वो 20-25 रोज़ पूछते हैं कि कहाँ थे, तो कोई कहता है मैं शुमाली इलाका जा चला गया था, कोई कहता है मैं 9 मई वाले दिन सो रहा था, कोई कहता है 9 मई वाले दिन मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने तो नींद की दवा खा ली थी इसलिए मुझे पता ही नहीं 9 मई को क्या हुआ। और फिर वो सारी दुनिया जहान की बुराइयाँ इमरान खान में गिनवाते हैं और कहते हैं कि यही बंदा था जो फ़ौज के ऊपर हमला करने की सारी मनसूबाबंदी कर रहा था, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम इससे लाइल में और दुरुस्त नहीं है। उसी सिलसिले में आज 3 ख़वातीन जो हैं जिसमें अंजलि अब्बास भी शामिल है, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अभी मैंने एक बन्नू की, डोमेल का इलाका है बन्नू के अंदर डोमेल, उसके एक प्रोफेसर साहब की वीडियो क्लिप देखी है। तो प्रोफेसर साहब ने किसी मजलिस के अंदर एक तकरीर कर दी जहाँ ख़वातीन के हकूक़ का भी तज़किरा था, तो वो मुकामी जो उलमा थे उनके ख़िलाफ़ सारे उठ खड़े हुए, तो उनकी जान को ख़तरा हुआ। तो वहाँ उन्होंने ये किया कि
उनसे एक स्टैम्प पेपर के ऊपर लिखवाया कि जो सारी बातें तुमने कही हैं ये गलत है और खिलाफ शरीयत है, जो तुमने साइंसी नज़रिया दिया वो भी, इसमें से कोई बात भी तुम इकरार सबके सामने जाके तहरीरी साइन करो कि आइंदा ऐसी बात नहीं करोगे। तो पीटीआई वालों की भी हालत वैसी है, उसी प्रोफेसर की तरह जिसने डोमेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इंतज़ामिया की मौजूदगी में वो एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया डोमेल के अंदर। तो ये ख़वातीन या बाकी इनके जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वो भी यही काम कर रहे हैं। वो स्टैम्प पेपर के ऊपर दस्तखत करके कहते हैं कि 9 मई सारा कुछ इमरान खान ज़िम्मेदार था, हम ज़िम्मेदार नहीं थे। तो पूछा जाए 9 मई से पहले आप लोग कहाँ थे, क्या आप में से किसी ने आवाज़ उठाई थी, तो शायद इसका जवाब भी किसी के पास नहीं होगा। लेकिन ये रास्ता दुरुस्त नहीं है, ये वो रास्ता पोलिटिकल इंजीनियरिंग वाला रास्ता है जिस पर पहले नैब इस्तेमाल हुई पीएमएलएन को तोड़ने के लिए या कभी पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए। वो हमारे एक फॉर्मर चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उनको इस्तेमाल किया गया। फिर आसिफ खोसा साहब को और साकिब निसार साहब को पीएमएलएन को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया। तो अभी जो सूरत हाल है, अभी 9 मई एक बदतरीन वाक़या है पाकिस्तान की तारीख के अंदर, दुरुस्त नहीं है जो कुछ भी हुआ। आबिद साहब, नवाज़ शरीफ साहब की वापसी लाहौर में अच्छा जलसा भी हो गया, अदालत के दरवाजे अब खुले हैं, सारे मामला लगता है उनके डील डन है, आपका भी यही तासुर है? बहुत शुक्रिया मलिक साहब। जहाँ तक मीनार पाकिस्तान का जलसा है, मेरा ख्याल मीनार पाकिस्तान से भी अल्हम्दुलिल्लाह बाहर चले जाए तो काला शाह काकू तक जलसा ही जलसा था। इधर मुल्तान रोड तक गाड़ियाँ और जम्मे गफ़ीर था एक लोगों का, एक वो मोहब्बत थी नवाज शरीफ से। जहाँ तक देखिए आप डील की बात कर रहे हैं, हमने माजी में भी हमारे साथ जुल्म हुआ। जनाब मुशर्रफ के दौर में 99 में भी एक प्लेन हाईजैकिंग का केस बनाया गया। नवाज शरीफ साहब को सज़ाए मौत देने तक ये गए, लेकिन अल्लाह ताला की करनी हुई, सज़ाए मौत देने वाले तो दुनिया में नहीं रहे, लेकिन नवाज शरीफ रहा। उसके बाद ये अभी जो 2017 में एक पनामा का ड्रामा शुरू किया, इकामे पे निकालिया। नवाज शरीफ की प्ली यही है कि हमसे हम रायत नहीं मांग रहे। हमारे साथ जो जुल्म हुआ, जज अरशद मलिक की दास्तान मलिक साहब आपके सामने है, और जिस तरह फिर एक मॉनिटरिंग जज बिठाकर साकिब निसार के ज़रिए, आसिफ सईद खोसा के ज़रिए, मॉनिटरिंग जज का नाम पता है? जो भी है जी, मैं उस केस के जो मंदरजात हैं वो तो मैं कहने का हक बजानब, मुझे उसमें से कोई भी नहीं रोक सकता। इसमें ना किसी की तौहीन है, हमारी तौहीन की गई, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की तौहीन की। मलिक साहब, ये तौहीन किसी को नज़र नहीं आती कि 22 करोड़ अवाम का नुमाइंदा नवाज शरीफ, आप उसको अकामे पे निकाल देते हैं। अभी आपने अपने इंट्रो में कहा कि तनख्वाह नहीं ली जाती। मेरा सिर्फ यही है, जो नैब के ज़रिए आप फरमाने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई और उसका खमियाजा, तो जो नवाज शरीफ की वापसी है, पहले तो उसी से स्टार्ट करते हैं। अदालती मामलात के ऊपर पहले आपका रद्द-ए-अमल, क्योंकि आप तो लीगल मैटर्स में एक्सपर्ट है, तो पहले तो ओपिनियन उसी के ऊपर दे दें। हिफाजती ज़मानत से लेकर आज जो हाई कोर्ट के सामने नैब ने मौक़िफ़ लिया, आपका रद्द-ए-अमल उसके ऊपर। देखें जी, मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, तो अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बड़ा अरसा हो गया आपके चैनल पे और मैं नहीं आया और आपकी ज़ियारत नहीं हुई, और आज तो मैं सर आप इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए ना, तो यहाँ ब्यूरो में तशरीफ़ लाइए। जी मैं वही कहने लगा था। आज तो वैसे ही ज़ियारत हो रही है थ्रू दी एयरवेव्स, और ज़ाती तौर पे भी मैं करूँगा। आज मैं आपको ख़ास तौर पे अर्ज़ करना चाह रहा था कि मुझे आप कानूनी जो है शोबे में जो है उससे मुतालिक जो मेरी एक्सपर्टीज़ है, मैं उस हवाले से यहाँ नहीं हूँ। मैं आज पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पे, और मैं सियासी सतह पर ये बात करना चाह रहा हूँ। ये जो आपने बताया कि अदालती निज़ाम और जो अदालतों में साथ सलूक हुआ है मियाँ नवाज़ शरीफ के साथ लेटली, ये तो मैं उससे पहले पिछले हफ्ते भी कह रहा था कि ये हमारे अदालती निज़ाम का एक इम्तिहान होगा, और मैं इसके ऊपर कमेंट ज़्यादा नहीं करना चाह रहा कि इस इम्तिहान में हमारा अदालती निज़ाम इस हद तक जो है वो पास हुआ है या फेल हुआ है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उसमें फ़ैसला जो है वो पाकिस्तान के अवाम करेंगे कि ये, क्योंकि ये सब देखिए, मैं आई एम अ पॉलिटिशियन, ठीक है, ज़रा मैं टेक्नोक्रेटिक किस्म का पॉलिटिशियन समझा जाता हूँ, वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम, लेकिन एक पॉलिटिशियन जो है वो लोगों का भी टेम्परेचर ले रहा होता है, दर्जा हरारत। और मैं महसूस करता हूँ कि जिस तरह आप देख रहे हैं और आप तबसरा कर रहे हैं, उस तरह पाकिस्तान भर के अवाम और पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं वो भी देख रहे हैं कि ये किस तरह की जो है ट्रीटमेंट मियाँ नवाज शरीफ को मिल रही है। वो सही है या गलत है, मैं नहीं समझता कि वो रेलेवेंट है इस वक्त, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी का तर्जुमान हूँ। अब मैं अपना अवलीन फरीज़ा बतौर उसके ही समझता हूँ, और पॉलिटिकल पार्टी के एक तर्जुमान के तौर पे मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम
जो भी इनके साथ जो इनको ट्रीटमेंट मिल रही है और जो इससे तासुर कायम हो रहा है वो आवाम देख रही है, और हम उसका मुकाबला जो है बैलेट बॉक्स के ज़रिए ही करेंगे। और हम इलेक्शन की तरफ देख रहे हैं, हम एक सियासी जदोजहद की तरफ देख रहे हैं, और हम एक सियासी मुकाबले की तरफ देख रहे हैं। और जो मैं दर्जा हरारत महसूस कर रहा हूँ, जो मैं टेम्परेचर देख रहा हूँ लोगों का, मुझे नहीं लग रहा कि ये सारी, भले अदालत में उनको कामयाबी मिल जाए, अवाम की अदालत में मैं नहीं महसूस करता। और मैं उसमें अपने दिल से यकीन रखता हूँ कि वो अपने आप को मुस्तरद करने का रास्ता जो है वो और ज़्यादा बड़ा कर रहे हैं और उसको चौड़ा कर रहे हैं, और वो आपको यहाँ पे जो है देखने को मिल रहा है। और उनके जलसे की कामयाबी और नाकामी, क्योंकि आप मुझे सिर्फ कानून की हद तक महदूद रखना चाह रहे थे और मैं बात सियासी करना चाह रहा हूँ, ये आपको भी पता है और आई थिंक दुनिया जानती है कि इस जलसे के लिए लोग इकट्ठे करने के लिए बिरयानी से बात शुरू हुई, फिर वो मोटरसाइकिलों तक गई, और बल्कि जन्नत के वादे तक जो है बरूए कार लाए गए कि जी अगर आप इस जलसे पे आएंगे तो आपका जन्नत का जो है वो रास्ता जो है वो हमवार होगा। मैं तो कह रहा हूँ बार बार आपको, और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, कानूनी सतह पर देख लें जो हो रहा है, और ये जलसे वगैरह के लिए, और ये भी देखें कि जी इस्लामाबाद पे उतरते हैं तो बायोमेट्रिक्स लेने के लिए वो अदालत का अमला वहाँ आया होता है उनसे, तो ये लोग देख रहे हैं। और मैं समझ रहा हूँ, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ इसका मुकाबला हम वही करेंगे, कर रहे हैं इसका वही मुकाबला करेंगे हम। वलीद इकबाल साहब, पीटीआई के तर्जमान के तौर पर या पीटीआई के रुकन के तौर पर आप जो तबसरा कर रहे हैं, क्या आपके ऊपर दबाव है कि कुछ बातें कहने से गुरेज करें या एस्टैब्लिशमेंट को तनकीद करने से गुरेज करें? क्योंकि आप बड़ा नाप तोल के बोल रहे हैं, जो चीज़ें कह रहे हैं, मुझे लगता है कि अभी आप खौफजदा हैं कि कहीं 20 दिन के लिए आप भी गायब ना हो जाए। नहीं जी, मैं अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा किसी से खौफजदा नहीं हूँ जी, और अल्लाह ताला जो है वो इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है अल्लाह ताला के हाथ में ही होती है। मैं आपको ये वाज़े करना चाहता हूँ, आप अपने ही प्रोग्राम्स में जिस दफ़ा आपने मुझे बुलाया है, और मैं समझता हूँ कि वो कोई 20 से लेकर 50 के दरमियान मौके होंगे, मैं जिस तरह हर दफ़ा बोलता हूँ मैं उसी तरह ही बोल रहा हूँ आज भी। और मैं फिर से 9 मई के ऊपर आपके क्या सोच है आपकी? 9 मई की आपने तो मेरे ख्याल में पहले भी इसके ऊपर मैंने आपसे राय ली थी, अगर मुझे याद पड़ता है, तो आपने उसको कहा था कि 9 मई को ये जो हमला वगैरह करना ये दुरुस्त नहीं है। आपके प्रोग्राम पे तो ये गुफ्तगू नहीं हुई जी, मैं तो आपके प्रोग्राम पे, मुझे अब याद भी नहीं लास्ट टाइम कब आया था, और यकीनन 9 मई के बाद आपके प्रोग्राम पे नहीं आया था। लेकिन उसके बारे में मैं आपको जो मेरा मौक़िफ़ आई थिंक 16 मई को जो है वो वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम पर, आई थिंक मैं पीटीआई के पहले तर्जुमानों में था जो कि जिन्होंने वायलेंस की मज़म्मत की, और वायलेंस की मैंने कभी भी तायद नहीं की। तशद्दुद की जो है, मैंने हमेशा कहा है कि हमारा आइन जिस बात का वादा करता है वो है पुरअमन और गैर मुसल्ला इज्तमा, और बतौर एक सियासी जमात के हमने हमेशा उसी का रास्ता अपनाया है। और मैं ये बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ कि कभी भी मेरे जो, अब मुझे 12 साल होने को आ रहे हैं सियासत में और पीटीआई में शामिल हुए हुए, मैंने किसी एक मौके, उस दौरान में कुछ अरसे के लिए पीटीआई लाहौर जो एक अहम डिस्ट्रिक्ट है उसका सदर भी रहा हूँ, मैंने किसी मौके पर भी अपने चेयरमैन को कभी भी पुरतशद्दुद किसी किस्म के या वायलेंस की तरफ जो है तरगीब देने का कभी भी नहीं देखा और सुना। और मैं इसलिए ये कहता रहा हूँ, आप 9 मई की मजम्मत करते? मैं वायलेंस की मजम्मत करता हूँ, हर किस्म के वायलेंस की मजम्मत करता हूँ। और मैंने अब, अगर आप 9 मई का खसूसन पूछना चाह रहे हैं, और मैं दोहरा देता हूँ कि मैंने उस वक्त क्या कहा था, उससे एक हफ्ते के बाद मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था कि जी वायलेंस जो है जिसने भी किया है उसको उसका एहतसाब होना चाहिए, और कानून की पूरी कुव्वत से उसको जो है अकाउंटेबल होल्ड जो है करना ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, जो भी वायलेंस हुआ है वो जिन्होंने भी किया है वो एक अनफरादी फेल था और वो पार्टी की पॉलिसी नहीं थी। और नंबर 3, अब मैं फिर ये तीसरी बात भी दोहरा रहा हूँ कि कानून के नज़दीक और हर लिहाज से तफरीक होनी चाहिए उन अफराद में जिन्होंने तनसीबात पर हमला किया, तनसीबात को नज़र आतिश किया, वहाँ पे लूट मार की, शहदा की जो यादगारें हैं उनकी बेअदबी की, उन सब में तफरीक होनी चाहिए उन लोगों से जो कि पुरअमन तरीके से, ना उन्होंने कोई ट्रेसपास किया, ना उन्होंने कोई आर्सन किया, ना उन्होंने कोई लूटिंग की, ना उन्होंने कोई जैसे कहते हैं जो जलाओ घेराओ या किसी किस्म का तशद्दुद किया। उनमें तफरीक होनी चाहिए जो कानून और आइन भी जो है हम पर फ़र्ज़ करता है और हम पर लाजिम करता है। लेट मी पुट इट दैट।